Hello everyone, welcome to our YouTube channel MPS Tutors. Once again, my dear students, today we will learn chapter 3rd, Minerals and Power Resources. So dear students, let's go our chapter Minerals and Power Resources. My dear students, what is minerals? What is mineral? My dear students, मैंने आपसे भी एक सवाल पूछा कि what is minerals? So हम इसको एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकृति में, प्राकृतिक रूप में जो संघटक पाए जाते हैं जिसमें केमिकल यानी रासायनिक रूप से बने होते हैं या उसमें उनकी एक निश्चित मात्रा होती है, उसी को क्या कहा जाता है? खनिज। ठीक है। अब खनिज यानी वो कहा जाता है मिनरल। यानी आपको समझ में आई बात, मिनरल में जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो एक निश्चित मात्रा होती है। अगर किसी भी पदार्थ में, किसी भी एलिमेंट में अगर दो जो है तत्व पाए जा रहे हैं, एलिमेंट पाए जा रहे हैं, या उनके जो मिनरल का जो कंपोजिशन है अगर वो दो एलिमेंट हो रहे हैं या उसमें एक से ज़्यादा हो रहे हैं, दो से ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये एक निश्चित मात्रा है। उनकी एक जो क्वांटिटी वो निश्चित है, इतना ही होगा। अगर उससे ज़्यादा हुआ या उससे कम हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी जो उसकी जो क्या नाम है उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, जो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो चेंज हो जाएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी, दोनों चेंज हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी जो खनिज होते हैं उसमें पाए जाने वाला जो एलिमेंट होता है केमिकल या फिजिकल, वो निश्चित होता है। दूसरा, हम अगर पावर की बात करें, पावर कैसे मिलेगी हमें? भाई मिनरल से ही हमें पावर मिलती है। मिनरल जब इसमें एलिमेंट्स होते हैं, जब उसमें बॉन्डिंग जब टूटती है, जब उसमें जो केमिकल एनर्जी जो आपस में बंधे रहते हैं, जब उनको तोड़ा जाता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, वो कहीं भी हमें एनर्जी देते हैं। चाहे वो हम फूड की बात कर लें, चाहे हम किसी अदर एलिमेंट्स की बात कर लें। रिसोर्स आप जान ही रहे हैं, संसाधन होता है। आपने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में और प्रीवियस क्लास में इसको हमने कई बार अच्छे से पढ़ा है कि रिसोर्स क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। संसाधन से हमारे सारे कार्य जो फिजिकल हैं, केमिकल हैं, या जो कैसे जो भी हमारे वर्क होते हैं, है ना, वो क्या हो जाते हैं, हमारे लिए ईजी हो जाते हैं। उनको हम आसानी से बहुत ही ईजी वे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने आपको बताया मिनरल, पावर एंड रिसोर्स। अब इसको हम वन वन बाई समझेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा मिनरल, मिनरल मैंने बात की कि मिनरल में देखिए, मिनरल भी दो प्रकार के हो सकते हैं। मिनरल भी आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक और नॉन मेटालिक दो तरह की बात कर सकते हैं। अब मेटालिक में अगर हम बात करेंगे तो एक होती है फेरस और नॉन फेरस। तो हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैंने अभी मिनरल की अगर मैंने बात की है तो मिनरल में मैंने आपसे भी बताया केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो है सारे केमिकल्स हमारे यूज में आते हैं। तो देखा जाए तो पूरे अर्थ पर 3000 करीब आपके मिनरल्स खोजे गए हैं, लेकिन जो हमारे लिए यूजफुल है वो लगभग 100 है। अगर देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने जो अभी तक बताया, साइंटिस्टों ने जो बताया वो 3000 अप्रॉक्सीमेटली बताया है। किसी किसी बुक में कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर हमारी जो हम जिसको हम प्रोसेस करके उसको उपयोग कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। भाई देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन क्या हम सबका यूज जानते हैं? क्या हम सबको यूज कर सकते हैं? क्योंकि किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को यूज करने के लिए हमें उसको यूज करने का तरीका पता होना चाहिए, हमें कैसे यूज करना है। जैसे अभी तक मान लिया जाए यूरेनियम, यूरेनियम होता है ना, जिससे परमाणु बम, एटम बम बनाया जाता है। तो जब तक हमें इसका यूज नहीं पता था, हमारे किसी काम का नहीं था, लेकिन जैसे ही हमें इसका यूज पता मतलब यूज हुआ, पता चला, हमने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। पहले कैसे परमाणु बम में बनाना, अब परमाणु बम का यूज, पहले लोगों को पता था परमाणु बम क्या होता है, नुकसान होता है इससे, अब उसका उपयोग हमने जो है इंसानों के लिए यूज किया। क्योंकि आपको पता है कि एटम बम सबसे पहले कहाँ गिरा? 1940, कहाँ पे? 1945 में, है ना, और 1945 में जापान में गिरा था, है ना।
वर्ल्ड वार सेकेंड में, है ना, 1945 में 6 अगस्त एंड 9 अगस्त, है ना। किसने गिराया? अमेरिका, है ना, अमेरिका ने गिराया, ड्रॉप किया, है ना। आपको नाम भी पता है, लिटिल रॉयल फैट मैन, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। तो 6 अगस्त 9 अगस्त जब गिराया गया तो ये यहाँ पे दो, एक होता है हिरोशिमा, हिरोशिमा और नागासाकी, इसलिए इसको हम कहते हैं हिरोशिमा और नागासाकी डे मनाया जाता है, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है। कहते हैं कि ये जो परमाणु बम गिराया गया, जो बनाया गया, तो पहले लोगों को नहीं पता था परमाणु बम का उपयोग क्या हो सकता है। भाई इसको गिराया गया तो इससे क्या हुई, जन और धन, यानी इंसानों की मृत्यु भी हुई, और जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं बेकार हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा शहर पूरी तरह से फुल्ली डिस्ट्रॉय हो गया। 1945 की बात हो रही है, ठीक है। उसके पश्चात क्या हुआ? उसके पश्चात यह सोचा गया कि ये जो परमाणु बम आया, अल्फ्रेड नोबेल ने जो बनाया था डायनामाइट, उसी के आधार पर बनाया गया है। तो जब उन्होंने क्या बनाया था? उन्होंने बनाया था चट्टानों को तोड़ने के लिए। भाई किसी पत्थर को तोड़ने के लिए हमें अगर हम ब्लास्ट कर देते हैं बम लगा के तो बहुत आसानी से टूट जाएगा वो। तो डायनामाइट बनाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने इंसानों के काम को आसान करने के लिए किया। बट इंसानों ने क्या किया? उस डायनामाइट का उपयोग इंसानों को उड़ाने के लिए कर दिया। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा क्या नाम है, नाराज हुए। उन्होंने कहा कि सोचा कि हमने जो है, अल्फ्रेड नोबेल ने सोचा कि हमने तो डायनामाइट का खोज किया था लोगों के कल्याण के लिए, लेकिन ये तो बहुत गड़बड़ कर दिया, विश्व कल्याण के लिए हमने खोजा था, ये तो विश्व के लिए ध्वंसक का काम हो गया। तभी उन्होंने नोबेल प्राइज उन्हीं के नाम पे दिया, अल्फ्रेड नोबेल के आधार पर, कि शांति के क्षेत्र में दिया जाता। आपको पता है ना, मैंने जीके में एक बार उसको पढ़ाया था कि नोबेल प्राइज जो है 6 सेक्टर में दिए जाते हैं। आपको पता है ऑलरेडी, अगर आपको पता था कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। और मैंने भी बताया था कि नोबेल प्राइज अगर दिया जाता है तो एक प्राइज और होता है, इसको अगर हम कहते हैं नोबेल प्राइज किसके, जैसे पीस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया। ये आपको मैंने 6 बताए थे, कौन कौन से हैं? लिटरेचर हो गया, साहित्य, फिजिक्स, भौतिकी, मेडिसिन, है ना, और मेडिसिन में दवाओं के क्षेत्र में, और केमिस्ट्री हो गई, उसके बाद लिटरेचर, क्या नाम है आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, और सबसे लास्ट में आपका आता है पीस, यानी शांति के क्षेत्र में। तो ये अगर 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आपको मैंने एक बार और बताया था कि नोबेल की एक अपोजिट है एबल प्राइज। एबल प्राइज है ना, जिसको क्या कहा जाता है? मैथ का नोबेल कहा जाता है, मैथ का नोबेल कहा जाता है। तो ये सवाल कहीं कहीं बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये हायर क्लासेस में कभी कभी बहुत क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि नोबेल प्राइज, एबल प्राइज कब दिया जाता है, नोबेल प्राइज कितने सेक्टर में जाता है, एबल प्राइज किस सेक्टर में दिया जाता है, इस साल का नोबेल प्राइज किसको दिया गया, है ना। ये सारे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो नोबेल प्राइज, एबल प्राइज, एटम बम, इन्होंने बनाया कि एटम बम हम बना रहे हैं जो, वो इंसानों के फायदे के लिए रहेगा, है डायनामाइट। बट अमेरिका ने क्या कर दिया? एटम बम बना के इंसानों को नुकसान कर दिया। लेकिन बाद में ये सोचा गया कि जब एटम बम में इतनी एनर्जी रिलीज होती है तो क्यों ना इसको हम नियंत्रित तरीके से, इसको हम कंट्रोलिंग पावर के तरीके से इसकी हम बिजली ना बना लें जो इंसानों के लिए फायदे में हो। अब इसका उपयोग हम लोगों ने बिजली बनाने कर दिया, परमाणु रिएक्टर ने खोज ली। परमाणु रिएक्टर समझते हैं ना, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, है ना। आपको ये भी पता है कि पूरे भारत में लगभग पहले तो नहीं था, लेकिन इस समय लगभग आई थिंक मुझे लग रहा है कि 8-9 तो करीब होंगे ही होंगे, ठीक है। और इस समय आपका यूपी में भी एक है, नरौरा के पास, है ना, बुलंदशहर में है, बुलंदशहर में है, समझे आप, नरौरा के पास है। ये कौन सी है? ये परमाणु रिएक्टर है। ट्राम्बे है, कलपक्कम है, कैगा है, काकड़ापाड़ा है ना, रावतबाटा है। तो बहुत सारे हैं आपके, ऐसे आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है? ये होता है आपका जो आपका यूरेनियम है, यानी परमाणु बम जो है, इसको नियंत्रित तरीके से उसमें हम हैवी वाटर यानी D2O, जैसे आप जानते हो ना, H2O होता है, एक होता है D2O।
तो H2O तो नॉर्मल वाटर होता है, B2O जो होता है ये हाईली वाटर होता है, भारी जल होता है। ये मंदक का काम करता है, यानी ये उस जो केमिकल जो विस्फोट होता है उस प्रक्रिया को रोक देता है आसानी से, या फिर उसमें ग्रेफाइट की छड़ों का उपयोग करते हैं, है ना। तो बहुत सारे तरीकों से तो मिनरल का उपयोग मैंने आपसे क्या कहा कि लगभग 3000 खोजे गए हैं, जानते हैं लोग, लेकिन अभी तक जो हमारी यूज में है वो मोर देन 100 है, 100 या 100 से ज़्यादा है, ठीक है, इससे ज़्यादा अभी यूजफुल नहीं है। अब बाकी आप अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो आप जो है क्या नाम है साइंस वाले सबसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि उसमें लगभग आई थिंक 112 एलिमेंट्स के बारे में बात की गई है। जो आपका केमिकल चार्ट होता है आप देख सकते हैं उसमें PQRS जो है ऐसे कुछ एक आवर्त सारणी बनती है केमिकल में, केमिस्ट्री में, उसमें आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि पूरा क्या नाम है परमाणु को परमाणु भार के आधार पर एलिमेंट को डिवाइड किया गया है ना, कि अगर 1 है तो कौन सा एलिमेंट, 2 है तो कौन सा, 3 है कौन सा, 4 है कौन सा, 6 कौन सा है, 8 कौन सा है ना। तो इस प्रकार जैसे ऑक्सीजन में क्या है 1 होता है, हाइड्रोजन का जो होता है 2 होता है, हीलियम का 1 होता है, तो इस प्रकार आप जान सकते हैं, है ना। और एक बात और बेटा, एक बात और, मिनरल हर जगह नहीं सामान तरीके से पाए जाएंगे, ये भी मान लीजिएगा कि मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन बेटा ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक है। एवरीवेयर हर जगह ये इक्वल नहीं है, कैसे आप बहुत आसानी से जान लीजिए। अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया में 28 स्टेट इस समय और 8 क्या यूनियन टेरिटरीज हैं। मैं बार बार बोलता आया हूँ बेटा आपको कि इस समय प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इसको आप जानते रहिए, ठीक है। तो क्या अगर हम 28 स्टेट की बात मैंने की, तो क्या हर स्टेट में जो है आपकी मिनरल्स मिलते हैं? बोलिए, मिल रहे हैं? अगर आप कहते हो यस मिल रहे हैं तो बताइए बेटा दिल्ली में कौन सा मिनरल मिल रहा है, दिल्ली में कौन सा मिनरल मिल रहा है, मुझे बताइए। दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, कोई मिनरल है? कोई बात नहीं। चंडीगढ़ में कौन सा मिनरल है बेटा, बोलिए, चंडीगढ़ में कौन सा मिनरल मिल रहा है आपको? चलिए ठीक है, चंडीगढ़ का छोड़ दीजिए, है ना। पंजाब में कौन सा मिनरल है बेटा, स्टेट की बात कर लेते हैं, बताइए, बोलिए आप, कौन सा पंजाब में कौन सा मिनरल मिल रहा है, हरियाणा में कौन सा मिनरल मिल रहा है ना। तो ऐसे कुछ मिनरल्स होते हैं हर जगह नहीं मिलते हैं। अगर कोई बोले कि सर राजस्थान में मिनरल नहीं मिल रहा है, कैसे नहीं मिलता? राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी कॉपर की, राजस्थान में कॉपर की क्या बेटा माइन है। अगर देखा जाए तो खेतड़ी नाम सुना होगा, मैंने कई बार बोला है, खेतड़ी है बेटा राजस्थान में। यहाँ पे कॉपर का क्या है कारखाना समझ लीजिए, या फिर यहाँ पे माइन समझ लीजिए, या कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है। खान है यहाँ पे कॉपर की, तो कॉपर यहाँ से निकाला जाता है। लेड शीशा निकाला जाता है। थोरियम सबसे ज्यादा आपका यही मिलता है, TH थोरियम से लिखते हैं उसको, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। कॉपर को हम क्या लिखते हैं, Cu लिखते हैं, बात समझ आ रही है। तो कुछ ऐसे मिनरल्स मिलते हैं और इनका जो इक्वल जो है हर जगह नहीं मिलता। चलिए मैंने कंट्री की बात कर ली थी, इंडिया की। अगर मैं इंडिया और सऊदीया की बात करता हूँ, है ना, या इराक की बात कर लें, इराक की बात कर लेते हैं, सऊदी बात ना कर, इराक। तो इराक में पेट्रोल ज्यादा मिलता है बेटा, यानी पेट्रोलियम, है ना। इंडिया में पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम हर जगह नहीं है, किसी किसी क्षेत्र में है। तो क्या जो मिनरल हैं वो क्या कह सकते हो आप कि इनका जो फाउंडेशन है, जो पाए जाते हैं, क्या सब जगह इक्वल है? हर जगह इक्वल नहीं है ये। हर जगह इनकी जो मात्रा है वो घटती बढ़ती रहती है, किसी कंट्री में है, किसी कंट्री में नहीं है ना। आप देखते बेटा डिवाइडेशन देख लेते हैं, हम देखते हैं मिनरल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मिनरल देखते हैं, एक होते हैं मेटालिक एंड सेकंड होता है नॉन मेटालिक।
अब आप सोच रहे हैं सर मेटालिक और नॉन मेटालिक में क्या डिफरेंस है? देखिए मेटालिक में जिसमें क्या मिलेगा, मेटल, धातु, इसको कहते हैं धातु, इसको कहते हैं अधातु, ठीक है, धातु और अधातु, यानी देखा जाए तो मेटल और मेटालिक और नॉन मेटालिक, यानी धातु और अधातु। धातु का मतलब ऐसा हो गया कि वो हो सकता है, धातु भी दो तरीके के, देखिए मेटालिक भी दो तरीके के हैं, एक होता है फेरस और दूसरा होता है नॉन फेरस। बात समझ आ रही है? देखिए इसको कहते हैं लौह, इसको कहते हैं अलाव। बात समझ आ रही है? अभी मैं आपको तरीका समझा देता हूँ कैसे समझ में आएगा। लौह और अलाव, लौह में कौन कौन सा आएगा, जैसे आयरन, बात समझ आ रही है, आयरन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, कॉपर, है ना, उसके बाद मैग्नीज, और बताइए आपके माइंड में अगर कुछ आ रहे हो तो एल्युमिनियम ले सकते हैं आप, ठीक है। और नॉन फेरस में कौन सा आएगा, देखते हैं बेटा, सबसे आसान गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा फेमस है ना। और बताइए प्लेटिनम हो सकता है ना। तो ये मेटालिक और नॉन मेटालिक समझ में आएगा, जिसमें अलग धातु, मतलब लौह और अलौह, लौह धातु यानी जिसमें कुछ मात्रा किसकी हो सकती है, हो सकता है उसमें कुछ क्या नाम है आपके आयरन की मात्रा मिलती हो, आयरन पाया जाता हो थोड़ा सा, थोड़ा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, वो क्या हो जाएगा, लौह। और नॉन फेरस गोल्ड में एकदम भी इसमें नहीं मिलता, क्या, धातु तो है लेकिन लोहा नहीं है इसमें, इसलिए गोल्ड और सिल्वर को हम, और भी बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको हम नॉन फेरस में इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अगर हम धातु की बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा मेटालिक नॉन मेटालिक, तो अगर क्वेश्चन पूछा गया मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं तो बोल सकते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक। अगर पूछा गया मिनरल्स जो आपके मेटालिक मिनरल्स हैं इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था, बोल सकते हैं फेरस और नॉन फेरस। बट अगर मैंने पूछा या कहीं भी क्वेश्चन पूछा गया कि राइट द सम मेटालिक मिनरल्स, तो आप नॉन फेरस फेरस दोनों के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बट अगर मेंशन कर दिया गया कि यू हैव टू राइट ओनली नॉन मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक और नॉन मेटालिक लिखेंगे। नॉन फेरस, अगर नॉन फेरस लिख रहा है क्योंकि नॉन मेटालिक में नॉन फेरस नहीं आ रहा है, ठीक है, नॉन फेरस नहीं आ रहा है मेटालिक में, तो क्वेश्चन को पकड़िए, वर्ड को पकड़िए, एक शब्द आपके पूरे आंसर को बदल सकता है, ठीक है। अगर नॉन फेरस आया इसका मतलब मेटालिक के बारे में लिखना है। अगर पूछ लिया कि यू हैव टू राइट मेटालिक मिनरल्स ऑफ एग्जांपल नॉन फेरस, तो आप लिखेंगे अलाव धातुओं के बारे में। यानी क्वेश्चन को 1 टाइम 2 टाइम मोर देन 1 टाइम मोर देन 2 टाइम कितने टाइम आप पढ़िए, बट बिना अच्छे से पढ़े हुए आप आंसर नहीं दे सकते। अब नॉन फेरस की बात कर ली मैंने और फेरस की बात कर ली, हम नॉन मेटालिक की बात कर लेते हैं। नॉन मेटालिक देखिए क्या आता है बेटा, सबसे बढ़िया कोयला, कोल, है ना, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, है ना, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। और बताइए और कौन कौन से, जल्दी से, माइका, माइका मतलब अभ्रक होता है, ठीक है। और बताइए साल्ट, साल्ट भी आपका नमक, ये भी एक आपका है, ठीक है। और बताइए लेड, लेड मतलब लेड मतलब शीशा होता है। तो कुछ ऐसे हैं बेटा कि जहां पर मेटल नहीं है, बात समझ आ रही है। आप लिख सकते हैं लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, चूना पत्थर लिख सकते हैं, जिप्सम लिख सकते हैं, ठीक है। जिप्सम, जिप्सम से क्या बनाया जाता है बेटा, सीमेंट। जिप्सम से क्या बनता है, सीमेंट बनाया जाता है। वैसे बहुत सारी फ्लाई ऐसी मिलाई जाती है। ये कुछ आपके मेटालिक और नॉन मेटालिक के बारे में बात हो गई, ठीक है। फेरस नॉन फेरस, जो फेरस होते हैं ये बड़े हार्ड होते हैं, ये हार्ड होते हैं बेटा, वेरी हार्ड,
ये वेरी हार्ड होते हैं, ये हार्ड नहीं होती। नो हार्डनेस, इसमें हार्डनेस, इसमें हार्डनेस नहीं होती। ठीक है, बात समझ आ रही है। कोल और पेट्रोल, पेट्रोलियम समझ रहे हैं ना, पेट्रोलियम में सिर्फ पेट्रोलियम का मतलब ये नहीं हो गया। हाँ एक बात और, इसमें आप एलपीजी यानी जो आपकी पेट्रोलियम गैस निकलती है वो भी आप लिख सकते हैं भाई। आपकी मिनरल ही तो है वो भाई, खनिज ही तो है आपका देखा जाए तो पेट्रोलियम संसाधन ही तो है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, पेट्रोलियम गैस। बात समझ आ रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब आप सोच सकते हैं कि आयरन, कॉपर, मैग्नीज, ऐसे बहुत सारे, यानी कुल मिलाकर मिनरल्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक। मेटालिक में फेरस, नॉन फेरस, जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी या जिसमें आयरन हो सकता है, जिसमें हार्डनेस होती है, उसको कहेंगे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको कहेंगे फेरस। जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, नॉन फेरस। और नॉन मेटालिक में आप जान ही रहे हैं, कोल, पेट्रोल, माइका, साल्ट, लेड, लाइमस्टोन, जिप्सम, पेट्रोलियम गैस, यानी जो भी चीज़ें हैं जिसमें इन सब चीज़ों में नहीं आती हैं उनको कहा जाता है नॉन पेट्रोलियम और नॉन मेटालिक। अब हमने मिनरल के बारे में पता चल गई, हमें मिनरल्स के बारे में पता चल गई, हमें यूज ऑफ मिनरल्स भी पता चल गया, हम लगभग क्या यूज करते हैं। हमें ये भी पता चल गया कि मिनरल्स की संख्या कितनी होगी। मैंने बताया 3000 आपकी बुक्स में हो सकता है, 3000 से ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, बट हमारे जो यूज का है, जिसको हम अभी तक यूज कर सकते हैं, वो कितने हैं, 100, मोर देन 100। ठीक है, 100 से ज़्यादा है लगभग। और अब हम बात करेंगे कि जो मिनरल्स हमें पता चली, क्या मिनरल्स ऐसे मिल जाएंगे रोड पे चलते हुए, नहीं ना, उसको हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, यूज कैसे करेंगे उनको। हम मान लीजिए मुझे रॉ मटेरियल मिल गया, मैंने आपसे कहा ना कि मान लीजिए हमने नमक आता है, तो क्या हम, वो भी एक साल्ट है, साल्ट जो आपका मिनरल में आता है, तो क्या हम नमक का ऐसे रॉ मटेरियल यूज कर लेते हैं, नहीं ना। तो हमें नमक यूज करने के लिए या हमें पेट्रोल यूज करने के लिए, पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें होती है। पेट्रोल को लाते हैं तो पेट्रोल क्या ऐसे रोड पे कहीं तालाब में रहता है, पॉन्ड में, लेक में, रिवर में नहीं, उसको ड्रिल करना पड़ता है। तो मेरे कहने में हो गया कि हम निकालेंगे कैसे मिनरल्स को, निकालेंगे कैसे, फिर उसको हम यूज कैसे करेंगे, तो हम इसकी बात करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। अब देख लेते हैं बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल मैंने अगर आपको बताया तो बेटा ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के। हम पहले मान लीजिए बात करते हैं ड्रिल की, ड्रिलिंग, फिर माइनिंग, हम बात कर लेते हैं, है ना, क्वेरिंग। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ड्रिल आपने मुझे बताया, आपने माइनिंग बताया, क्वेरिंग बताया, इसको हम कैसे, मतलब क्या जानेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि ये क्या है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए ड्रिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें धरती में छेद करना पड़ेगा, ड्रिल करना पड़ेगा। ड्रिल क्या होता है, छेद, है ना, इनसाइड द अर्थ। क्या है, इनसाइड द अर्थ। अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने ड्रिल किया तो 100 मीटर में ड्रिल किया, हो सकता है मुझे मोर देन 100 मीटर, मोर देन 1 किलोमीटर, 1000 मीटर या उससे भी ज़्यादा हमें ड्रिल करनी पड़ सकती है। या हो सकता है हमें 150 ही ड्रिल मिल जाए। जैसे आप लोग पानी निकालते हैं, क्या हम अंडरग्राउंड वाटर के अंदर ड्रिल करना पड़ता है ना, हमें पाइप द्वारा पानी निकालते हैं हैंड पंप से या वाटर पंप से, तो हमें क्या करना पड़ता है, ड्रिल करना पड़ता है। हमें ड्रिल से कौन सी चीज़ निकलती है, जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, है ना, या तो पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, इन सब का उपयोग हम करते हैं पेट्रोलियम गैस का ड्रिल, है ना, इनको निकालने के लिए, यूज करने के लिए। तो आप अच्छे से जान रहे हैं इसको ड्रिल करने के लिए धरती में हम मशीन से माइनिंग कर सकते हैं। अब मैंने बात की पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम मतलब समझ ना, ओलियम का मतलब होता है क्या, ओलियम, पेट्रो मतलब क्या होता है, पत्थर, ओलियम मतलब होता है तेल। इसको इसलिए कहा जाता है
तस्तर तेल, पत्थर वाला तेल, है ना। जो क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ का मैंने अगर मान लीजिए ये अर्थ है, और अर्थ को मैंने एक बार नहीं कई बार बताया है कि ऐसे ऐसे करते हुए पृथ्वी के कई लेयर है ना, इनसाइड लेयर यानी कोर हो गया, ये क्या हो गया आपका मेंटल हो गया या आपका क्रस्ट हो गया, इन ऊपरी लेयर क्रस्ट हो गई, बीच वाली मेंटल हो गई, सबसे नीचे की कोर हो गई। तो कोर में तो जाना नहीं है, क्योंकि कोर यानी नीचे, यानी कहीं ना कहीं वो लिक्विड फॉर्म में अभी भी है, निकल एंड फेरस। हम कहाँ पर जाएंगे, क्रस्ट के नीचे उतरेंगे और मेंटल में क्या अटक जाएंगे। और आपको मैंने यह भी बताया है कि आपकी जो क्या नाम है, ये क्या है आपकी क्रस्ट है, ये क्या है मेंटल, ठीक है, ये क्या है लिक्विड या कोर कह सकते हैं आप, इसको कहते हैं निपे, सियाल, सीमा और निपे, ठीक है। इसमें सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम और निकल एंड फेरस, ये आप अच्छे से जान सकते हैं। ये होगी आपकी जो पृथ्वी का फॉर्मेशन है, आपका जो फॉर्मेशन है सेलों का, ये उस रॉक साइकिल याद है, मैंने आपको बताया था इग्नियस रॉक, फिर इग्नियस हो गया, फिर सेडिमेंट्री, और फिर मेटामॉर्फिक, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें, बात समझ आ रही है, मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस रॉक जो है बेटा, ये सबसे ज्यादा, इसको हम क्या कहते हैं, आग्नेय सेल कहा जाता है, आग्नेय। ये क्या है, अवसादी, ये क्या है, रूपांतरित, बात समझ आ रही है। तो ज्यादातर जितने भी मिनरल्स मिलेंगे अग्नियस रॉक में तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये वाली रॉक है यहाँ वाली, इसमें एकदम से रॉक नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि आग्नेय, और आग्नेय इसलिए क्योंकि कोई भी फॉसिल फ्यूल, कुछ भी, कोई भी मिनरल यहाँ नहीं पाया जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि अगर यहाँ पे जाएंगे तो आग से बना हुआ है आग्नेय सेल, और इसलिए क्योंकि अगर कोई भी चीज गर्म करोगे तो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, इसलिए यहाँ पर इग्नियस रॉक में कुछ भी मिलना पॉसिबल नहीं है, ना तो कोई फ्यूल मिलेगा। बात करते हैं अवसादी की, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक है, जब धरती पे वल्केनो आया या अर्थक्वेक आया, कोई भी अगर ऐसी जो है डिजास्टर आए कि चीजें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो गई, दब गई, तो वहाँ पर अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है, और जितने भी खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, इसी सेडिमेंट्री रॉक में ही पाए जाते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि याद कर लीजिए कि जितने भी रॉक्स या खनिज पाए जाते हैं सब सेडिमेंट्री रॉक में ही मिलते हैं, इग्नियस रॉक में कुछ नहीं मिलता है। रही बात मेटामॉर्फिक की, तो जब सेडिमेंट्री से कुछ बचेगा तभी मेटामॉर्फिक में जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार इसको आप अच्छे से जान लीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जितनी भी ड्रिलिंग होगी वो सेडिमेंट्री रॉक तक होगी, उसके बाद जाके, क्योंकि ये मेटामॉर्फिक रॉक होती है, फिर सेडिमेंट्री रॉक होती है, फिर उसके बाद इग्नियस रॉक होती है। यहाँ से कुछ आया, यहाँ तक आया, और यहाँ से चीजें नीचे तक जाएंगी, ठीक है, यहाँ तक। इसके नीचे क्योंकि ये हार्ड लेयर होती है, इग्नियस रॉक होती है, बहुत ही हार्ड होती है, इसके नीचे इसमें ड्रिल कर पाना या इसको भेद पाना किसी भी जो आपके मिनरल्स होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके नीचे आपका पेट्रोलियम जा नहीं सकता, यहीं पर तैरता रहता है ऐसे। और जब हम ड्रिल करते हैं, कोई नली द्वारा या कोई पाइप अंदर डालते हैं ऐसे, और ऐसे डालते हैं तो प्रेशर के साथ, क्योंकि यहाँ पे तैर रहे होते हैं, गैस वगैरह तो रहती है, तो आपको पता है, क्योंकि जो आपकी लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर गैस पाई जाती है, ठीक है, तो जब गैस ऊपर उठती है तो उसी के साथ साथ लिक्विड भी बहुत तेजी से बाहर निकलता है, और गैस को हम अलग चैम्बर में डाल देते हैं, और लिक्विड को अलग चैम्बर में हम उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो इस प्रकार आपका पेट्रोलियम और पेट्रोलियम गैस बहुत ही तेजी से ड्रिल के माध्यम से बाहर निकलता है। अब हम बात करते हैं माइनिंग की। बेटा माइनिंग दो प्रकार की होती है,
एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है, ओपन कास्ट माइनिंग, और दूसरी होती है शाफ्ट माइनिंग। इसको आप जानिए, ड्रिलिंग यह समझ गए, माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। अब ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग की मतलब का मतलब ये हुआ कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मिनरल्स अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसी पे मिल जाते हैं, हमें ज़्यादा खुदाई नहीं करनी पड़ती, हमें बहुत ही आसानी से इजीली मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा डिप में हमें नहीं जाना पड़ता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैंने आपसे कहा बेटा ओपन कास्ट माइनिंग मतलब आप समझ में आ रही बातें। ओपन कास्ट माइनिंग में ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा इनसाइड द अर्थ नहीं जाना है, हमें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना होता है, हमें बस थोड़ी सी खुदाई करनी पड़ती है, सैलो खुदाई, है ना, सैलो खुदाई, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना पड़ता है और हमें आसानी से मिल जाती है, उसी को कहते हैं ओपन कास्ट। यानी अगर देखा जाए कहते हैं शैलो डेप्थ, शैलो डेप्थ, ठीक है, बहुत ज़्यादा में गहराई में नहीं जाना पड़ता, शैलो डेप्थ वाले हल्की गहराई में जाना पड़ता है और रिमूव भी करना पड़ता है, रिमूव कर देते हैं, है ना, रिमूव, कुछ चीज़ों को रिमूव करना पड़ता है हमें, यानी गहराई में जाए, थोड़ा सरफेस को हटाया, गहराई में गए, जैसे हम लोग मान लीजिए सपोज करिए ओपन कास्ट माइनिंग सबसे ज़्यादा हम लोग जैसे कोल माइनिंग करते हैं, कोल की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होती, अगर हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इनसाइड तरफ चले गए तो हमें आसानी से मिल जाता है, तो हम उसको शैलो डेप्थ बात करते हैं। शाफ्ट माइनिंग की ज़्यादा बात करें क्योंकि अगर हमें ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है, डीप डेप्थ में, डीप डेप्थ में हमें जाना पड़ता है, तब हमें चीज़ों को मिनरल्स हमें मिलते हैं। ठीक है, जैसे भी मैंने ड्रिलिंग की बात की थी ना, सेम यहाँ पे शाफ्ट माइनिंग कर सकते हैं, पेट्रोलियम गैस, ये सब चीज़ों को हम निकाल सकते हैं, ये हुई डेप्थ माइनिंग की। अगर हम कॉइलिंग की बात कर लेते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अर्थ के ऊपर ही मिल जाती हैं, क्रस्ट पर ही थोड़ी सी, यानी हम तो यहाँ पे थोड़ा सा गहराई में भी गए सॉलिड डेप्थ माइनिंग, और हमें यहाँ डीप डेप्थ माइनिंग में गए, लेकिन कॉइलिंग में क्या होता है कि हमें डीप में भी नहीं जाना है, शैलो में भी नहीं जाना है, बस थोड़ा सा इनसाइड द अर्थ गए हम, है ना, थोड़ी सी गहराई में गए हो सकता है, पर हमें बहुत आसानी से हो गई, इसको हम प्रक्षालन भी कहते हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है, तो इसको हम उपयोग कर लेते हैं। देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं। यानी मैंने आपसे चैप्टर के शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि जो आपके मिनरल्स होते हैं ये हर जगह एक जैसे इक्वल नहीं है, इक्वली हर जगह नहीं पाए जाते, है ना, ये कैसे पाए जाते हैं, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, या हो सकता है किसी कंट्री में मिनरल्स, कोई मिनरल्स ज़्यादा है तो कोई मिनरल्स कम है। जैसे मैंने एक बार बताया था आपको कि माइका जो है यानी अभ्रक, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है, इंडिया। सबसे ज्यादा इंडिया में है भैया, बात समझ में आ रही है। कोयला की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा चाइना में आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो कुछ ये सोना की बात करेंगे तो वैसे तो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि सबसे ज्यादा जो गोल्ड है वो साउथ अफ्रीका में निकलता है, बट इस प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूँ तो चाइना में निकलता है। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बदलती रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज है। मिनरल्स डू नॉट फाउंड इक्वली एवरीवेयर, है ना, कि अगर माउंटेन का बात कर लेंगे, माउंटेन पे तो मिनरल्स मिल जाएंगे, बट जो प्लेटूज होते हैं यहाँ पर ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा, है ना, बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं, किसके हिसाब से, मिनरल के आधार पर, बट प्लेन्स में नो।
मिनरल्स जो माउंटेन में मिलते हैं, प्लेटू में रिच होते हैं, प्लेटू रीजन में सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, बट प्लेन्स में ना के बराबर है। आपके यूपी में, क्योंकि यूपी आपका अगर प्लेन की बात की जाए, इंडिया की बात करूँ तो यूपी बिहार, ठीक है, यूपी बिहार झारखंड और उत्तराखंड, ये कुछ आपके क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, ये जो आपका प्लेन वाला इलाका है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते। ठीक है, अगर प्लेटू रीजन की बात करेंगे तो झारखंड में देखिए क्या आ जाता है, आपका नागपुर का पठार है ना, प्लेटू का नागपुर है, छोटा नागपुर का पठार है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ थोड़ा सा आपका जो है ले लेते हैं, पश्चिम बंगाल भी ले लेते हैं। तो इन सब इलाकों में आपके जो है प्लेटू रीजन है, ये यहाँ पर मिलेगा, बट प्लेन्स में ना के बराबर होता है। कोस्टल एरियाज में भी मिल जाता है, क्योंकि कोस्टल एरियाज में क्या होता है, क्योंकि सी का क्षेत्र होता है, ओशियन का क्षेत्र होता है, तो वहाँ पे ड्रिल करने पे पेट्रोलियम मिल जाता है, पेट्रोलियम मिल जाता है। तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हर जगह मिनरल्स के आधार पे नहीं पाए जाते हैं। मिनरल्स ऑफर्स इन different type कहने मतलब होगा कि जो आपका मिनरल्स होते हैं ये विभिन्न प्रकार की रॉक्स में पाई जाती हैं, है ना। मैंने आपसे कहा कौन कौन सी होती हैं, इग्नियस रॉक, इग्नियस, फिर सेडिमेंट्री और उसके पश्चात आपका है मेटामॉर्फिक, है ना। ये आपकी रॉक्स हो गई। अब जरूरी नहीं है, जैसे कुछ होती हैं लाइमस्टोन हो गई, है ना, जिप्सम हो गई, गोल्ड, सिल्वर, थोरियम भी आप ले सकते हैं, यूरेनियम भी आप ले लीजिए, मैंने अगर यूरेनियम की बात की तो आप ले लीजिए, यूरेनियम हो गया। उसके बाद आपका थोरियम, यूरेनियम, है ना, कॉपर, जिंक, उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो गया जिसको हम जस्ता भी कहते हैं, है ना। और भी बताइए आपके माइंड में अगर कुछ आ रहा हो तो। कॉपर मैंने आपको बताया, मैग्नीज होता है, मैग्नीज हो गया, है ना, मैग्नीशियम भी होता है, जिंक होता है, आयरन होता है ना। तो इस प्रकार आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स हैं ये अलग अलग फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक, ये अलग अलग रॉक में पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के रॉक्स होते हैं। इनकी संख्या मैंने आपको शुरू में यही बताई, मोर देन 100 होती है, बट जितनी खोजी गई हैं वो 3000 की अप्रॉक्सीमेटली करीब खोजी गई हैं। बट अभी तक हम जिसका उपयोग जानते हैं, जिसमें आयरन और पाए जाते हैं, वो मेटालिक, नॉन मेटालिक, फेरस, नॉन फेरस, ऐसे भी करके वो मोर देन 100 हैं। ठीक है, सोच रहे होंगे कि इनका फॉर्मेशन, इनका सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। बट इसके लिए हम जो है किस कॉन्टिनेंट में, किस कंट्री में कितनी इनकी संख्या है, क्या कैसे है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पीरियड को। ओके बेटा, तो आज के लिए जो है हमारा चैप्टर यहीं पे, टॉपिक चैप्टर नहीं, हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। हम अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे कि किस किस कॉन्टिनेंट में या कहाँ कहाँ पर, किस किस कंट्री में कौन सा जो है मिनरल्स पाए जाते हैं या कहाँ कहाँ पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन फैला हुआ है। तो ओके बेटा, आप लोग पढ़ते रहिए और नोट्स आप कंटिन्यू बनाते रहिए कॉपीज में। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।